नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करते हुए 5G सर्विस को लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां लेटेस्ट जनरेशन टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। पहले फेज में 5G को 4 मेट्रो शहरों समेत कुल 13 शहरों में लॉन्च किया गया। 2023 तक पूरे देश में 5G को लॉन्च करने की योजना है। 5G सर्विस को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य इंटरनेट फॉर ऑल का है। पिछले कुछ अरसों में डिजिटल क्रांति की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के नए आयाम खुले हैं और उद्योगों में भी लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। भारत में 5G आ गया है। शनिवार को सालाना इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद है कि 5G आने से देश भर में मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा होगा। फिलहाल 4G की औसत रफ्तार 10 से 60 MBPS है, जबकि 5G की औसत रफ्तार सैकड़ों MBPS में होगी। इससे चीजें आसानी से डाउनलोड हो सकेंगी और रिमोट काम करने में भी बहुत आसानी होगी। इसके अलावा 5G से लेटेंसी या कोई काम करने और इंटरनेट पर उसकी प्रतिक्रिया आने में जो समय लगता है, उसमें भी कमी आएगी। लेटेंसी कम होने से जरूरी चीजें जैसे रिमोट मेडिसिन, रिमोट सर्जरी और इसी तरह के अन्य औद्योगिक कामों में काफी फायदा होगा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में दिखाया गया कि कैसे 5G के जरिए कनेक्टेड एम्बुलेंसेज में डॉक्टर दूर बैठे ही इलाज शुरू कर सकते हैं और कनेक्टेड कार्स क्लाउड पर सेल्फ ड्राइविंग डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं। 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies. Absolutely, हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए। डिवाइस के लेके सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। आने वाले महीनों में उम्मीद है कि तीनों बड़े ऑपरेटर जियो, एयरटेल और वोडाफोन 5G सेवाएं देनी शुरू कर देंगे। जियो और एयरटेल तो दिवाली तक ही 5G सेवाएं शुरू कर सकते हैं। समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल जब आप लॉन्च करेंगे इस 5G को, तो 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा। दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर और कई शहरों में। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में सबसे पहले 5G सेवा मिलेगी। एयरटेल ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 5G नेटवर्क शुरू भी कर दिया है। बाकी जगहों पर भी जल्द ही ये सेवाएं मिलेंगी। वैसे तो इन सेवाओं के दाम बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ग्राहकों को बहरहाल कुछ प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। 5G स्मार्टफोन तो भारत में 2020 से ही मिल रहे हैं और मिड रेंज स्मार्टफोन्स में भी ये सुविधाएं मिलती हैं। So we have the entire range, so we can actually satisfy the demand in every different price segment. 5G के आने से इंडिया अब रेडी हो गया है नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज के लिए, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट पर चलेंगी। पर एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड प्राइस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंश्योर करने में कि कितनी वाइड स्प्रेड रीच होगी इन 5G सर्विसेज की। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ रुबीना मोंगिया, NDTV। और कुछ राजनीतिक खबरों का। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की रेस में प्रमोद तिवारी का नाम सबसे आगे चल रहा है, ये सूत्रों का कहना है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता थे। चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह भी रेस में हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि उत्तर भारत से ही हो सकता है ये विपक्ष का नेता। तो प्रमोद तिवारी का नाम फिलहाल इसमें आगे चल रहा है। सीधा रुख करते हैं हिमांशु शेखर, हमारे सहयोगी का। हिमांशु, क्या खबर मिल रही है आपको सूत्रों के हवाले से?
देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल देर रात को सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है, क्योंकि उदयपुर रेजोल्यूशन जो था 1 पर्सन 1 पोस्ट को लेकर उसके तहत बेहतर होगा कि वो विपक्ष का नेता पद जो है वो छोड़ देंगे। और उसके बाद से नए नाम और नए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। अभी कांग्रेस के सूत्रों ने एनडीटीवी को ये जानकारी दी है कि अभी तक जिन नामों पर चर्चा हुई है उसमें प्रमोद तिवारी का नाम सबसे आगे है। प्रमोद तिवारी गांधी परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से आते हैं और वहां पर प्रियंका गांधी के साथ बहुत करीबी से लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और हाल ही में उन्हें दोबारा राज्यसभा में मनोनीत कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम, ये दो बहुत महत्वपूर्ण और काफी अनुभवी नेता हैं कांग्रेस के, उनके नाम पर भी चर्चा अभी चल रही है, लेकिन सोनिया गांधी ने अभी फैसला नहीं किया है। सूत्रों ने हमें ये बताया है कि शीतकालीन सत्र में अभी वक्त है और इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अलग अलग नामों पर चर्चा चल रही है और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला होगा। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता रहे थे और मुझे लगता है कि क्योंकि अब वो अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहे हैं तो उनकी राय भी महत्वपूर्ण होगी। और सूत्रों ने हमें ये बताया कि बहुत जल्दी सोनिया गांधी सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात करके इस बारे में फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक जो चर्चा पार्टी में हुई है, प्रमोद तिवारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राजस्थान के अलवर से, जहां पर 17 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने परिवार के साथ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और जो खबर है उसके मुताबिक आरोपियों ने रेप वीडियो से पीड़ित को ब्लैकमेल किया और आरोपियों ने पीड़ित को ब्लैकमेल कर 50,000 रुपए भी वसूले। 22 को इस्माइलपुर के व्यक्ति ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17.5 साल की बहन के साथ गांव के ही 8 लड़कों ने बलात्कार किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब इस्माइलाबाद के सपुर्द की गई है। तफ्तीश जारी है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया है, ज्वाइन हो गए हैं। सीओ साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। आरोपियों की दस्तयाबी के लिए टीम गठित हो रखी है जो उनको शीघ्र दस्तयाब कर जैसी स्थिति होगी आज से अमल में। पिछले जुलाई और अगस्त के अंदर ही तक कम से कम 40% की वृद्धि हुई है दुष्कर्म के अंदर। राजस्थान में 1300 से ज्यादा केसेस आए हैं पिछले जुलाई अगस्त के अंदर ही। हर रोज कम से कम 20 से ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं और राजस्थान की सरकार को किसी की चिंता नहीं है, बस ढूंढ मची हुई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। लड़ाई छिड़ रखी है कि सत्ता में कौन बना रहेगा। जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हौसले बुलंद हो रखे हैं गुंडों के, अलगाववादियों के, चरमपंथियों के। ये राजस्थान की क्या हालत बना दी है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं है। सरकार ने नेचुरल गैस की कीमत 40% बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे बिजली, सीएनजी, पीएनजी और उर्वरक के दाम बढ़ने का अंदेशा है। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट। प्राकृतिक गैसों के दामों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर सीएनजी के दामों पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली में सीएनजी के दाम 75 रुपए 61 पैसे हैं। सरकार के इस हालिया फैसले के बाद जानकार 3 महीने में 10 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी किए जाने की आशंका जता रहे हैं। बीते 1 साल में सीएनजी के दाम पहले ही 13 बार बढ़ चुके हैं। साल भर में 31 रुपए 21 पैसे दाम बढ़ाए जा चुके हैं। पहले जब मैं आया था तो 42 रुपये था सीएनजी, तो उस टाइम तो बचत काफ़ी अच्छी होती थी। अब धीरे 1-1 रुपये पर डे बढ़ाता गया। 1 रुपया आज, फिर कल 1 रुपये, फिर परसों 1 रुपये, बढ़ाते बढ़ाते लास्ट तक आपको 76 रुपये कुछ पैसा आ गया। बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, गाड़ी रोड पे लगाने पड़ेंगे घर पे, और नहीं तो बेच के बाद के घर जाने पड़ेंगे और खेती बाड़ी करने पड़ेंगे, और क्या करेंगे। ये जो बार बार कहा जा रहा था कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, सीएनजी लगवानी चाहिए, प्रदूषण कम होगा। देखिए, जो मेन बात है वो ये है कि लोग एफिशिएंसी देखते हैं कि किसमें कितनी चलेगी। बाकी वो तो है, ग्रीन वाली बात भी है, बट अगर हमारे जेब पे वो भारी पड़ेगा तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यही सोचेंगे कि
पेट्रोल में ही चलाएं। प्राकृतिक गैस की मांग का 2/3 देश में होता है, बाकी दूसरे देशों से आयात किया जाता है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के दाम $6.1 प्रति MBTU से बढ़कर $8.58 MBTU हो गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं और जो भारत में भी नेचुरल गैस की कीमत है उसमें गैप है, और क्योंकि हमारी कंपनियों को विदेश से भी गैस लेनी पड़ती है, इसलिए बढ़ोतरी करना जरूरी है। अब इसका इम्पैक्ट CNG पे और पाइप नेचुरल गैस पे जो घरों में आती है उस पर कितना होगा, ये हमको अगले 15 दिन में पता लगेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट अगले 15 दिन में दिखाई देगा। जबकि प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से बिजली के दामों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस से चलने वाले पावर प्लांट कम हैं। लेकिन CNG, PNG और उर्वरकों के दामों में इसका प्रभाव आने वाले समय में देखा जाएगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक ही अलग होती है। कोलकाता में भव्य पूजा पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। कोलकाता में दुर्गा पूजा का शुरुआत हो चुका है और जो ढाक का आवाज है उस आवाज से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। यहाँ हम बालीगंज कल्चरल के दुर्गा पूजा पंडाल में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूर्ति बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत मूर्ति है, और जो फेस्टिवल का जो मैसेज है वो ये है कि गुड ओवर इविल, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो आप देख सकते हैं जैसे ढाक को बजाया जा रहा है, लोग भी रास्ते पे हैं। इस बार दुर्गा पूजा में कोलकाता के लोग बिल्कुल बाहर रास्ते पे आए हैं। 2 साल कोविड के बाद इस बार लोग पूजा पूरे धूमधाम से मना रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग हैं रास्ते पे। हाँ, और जो आर्टवर्क है पंडाल का वो भी आप देख सकते हैं। हर पूजा में ऐसा ही पंडाल का आर्टवर्क बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंदर का आर्टवर्क, इतना खूबसूरत आर्टवर्क बनाया गया है, और ढाक के साथ लोग इस बार दुर्गा पूजा मना रहे हैं। कोलकाता में बहुत भीड़ है, रास्ते पे ट्रैफिक जरूर है, लेकिन लोग पूजा इस बार पूरे धूमधाम से कोलकाता में मना रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।